बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज बड़ी अहम खबर है, बड़े अहम केस का फैसला हुआ है और फैसला है साइफर साजिश केस का, जिसमें तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन को 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी जो उनके साथ थे उन्हें भी 10 साल कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। ये साइफर कहानी जो है वो बड़ी देर से शुरू हुई। उस वक्त शुरू हुई जब साबिक वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद पेश की जा रही थी और तैयार हो रही थी, और उन्होंने साइफर को अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करते हुए एक जलसा में लहराया और जलसा में लहराते हुए जो है ये कहा कि मेरे खिलाफ जो है अमेरिका साजिश कर रहा है और अमेरिका के साथ मिलकर ये तमाम सियासी जमातें जो हैं मेरी हुकूमत को गिराना चाहती हैं। और फिर बिलाखिर वही हुआ जो तहरीक एतमाद कामयाब हुई और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को घर जाना पड़ा। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने अमेरिका समेत साबिक आर्मी चीफ समेत कई ऐसी शख्सियात पर इल्ज़ाम लगाए कि कभी उन्होंने कहा अमेरिका ने साजिश की, कभी उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने साजिश की, कभी उन्होंने कहा किसी और ने साजिश की। तो ये सारी चीज़ें चलती रही और बिलाखिर आज इस केस का फैसला हो गया है और उन्हें कैद बामुशक्कत की सज़ा सुनाई गई है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आखिर ये मामला था क्या और ये अब इसका एंड जो है सज़ा पे हुआ है, तो आगे ये केस या हालात किस तरफ जा सकते हैं। इस केस पर मेरिट डी मेरिट की भी बात हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अशतर औसाफ साहब, साबिक अटारनी जनरल हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उनसे बात करेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं माहिर कानून मियाँ दाऊद साहब और राजा खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अशतर साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मुझे बताइएगा कि आज ये फैसला जो है वो सामने आया है, तो इसके अगर हम तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि मौका नहीं दिया गया लायर्स को बात करने का, जिरा करने का, एविडेंस पेश करने का, तो हमने तो जो देखा कि वो तो ये था कि लायर्स को बुलाते थे जज साहब, लेकिन लायर जो थे वो पेश नहीं होते थे और फिर बिलाखिर जो है ये फैसला आ गया। कानूनी क्या, बल्कि एक ऐसी इस्तिलाह है जिसको हर जगह इस्तेमाल किया जाता है और वो शायद बात दुरुस्त भी है। वो ये है कि यू कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ योर ओन रॉन्ग। जी, अगर आपने कोई काम गलत किया है तो आप ये नहीं कह सकते कि चूंकि ये काम गलत हो गया इसलिए ये फैसला दुरुस्त नहीं है। अब अगर आप अपने वकला को कहें कि इस केस को तूल दो, आप अदालत में मत आओ ताकि ये सारा मामला तवालत की तरफ चला जाए, इल्तवा में चला जाए, तो आप बात भी ये नहीं कह सकते कि चूंकि मेरे वकला वहां मौजूद नहीं थे इसलिए मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ। और दूसरी बात यह है कि ये तो तकनीकी और प्रोसीजरल बातें हैं, और ये वहां पे बात करेंगे, वहां पे बात चल सकती है जहां पे कोई ऐनी शहादत की बात हो जिसको आपने क्रॉस एग्जामिन करना है। जी। तो डॉक्यूमेंट्स की बात थी, ऐसा ही है। और डॉक्यूमेंट क्या था कि क्या साइफर आया या नहीं आया, साइफर को लहराया गया या नहीं लहराया गया, ये भी एक उसके मंदरजात की बात है। और वो कहाँ कहा उन्होंने कि जनाब ये साइफर जो है उसको मैंने नहीं लहराया। पूरे जलसा आम में जब ये कहते हैं कि ये साइफर है तो फिर या वहां झूठ बोला अवाम की अदालत में या कोर्ट में कहा ऐसे ही जिसको मैंने लहराया, तो दोनों जगह में से एक जगह तो झूठ बोला, ऐसे ही तो झूठ तो फिर साबित हो गया। ऐसे ही अब सिर्फ झूठ की बात ही नहीं है। जी साइफर का ताल्लुक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के दफा 5 और 9 के साथ है। ऐसे ही जिसकी खिलाफ वर्जी अगर हो तो खिलाफ वर्जी करने वाले को सजा मिलती है, और वो सजा है सजाए मौत, वो सजा है उम्र कैद या उससे कम। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि कहीं पे ये नहीं कहा कि ये केस झूठा बनाया गया, ऐसे ये कहा गया है कि मिस ट्रायल हुआ है, ये कहा गया कि मुझे मौका नहीं दिया गया। भाई अगर आपको मौका एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, कई बार मौके दिए और आप नहीं करेंगे तो आप उसका अब इल्जाम किसी और को नहीं, खुद आप उसके मुर्द इल्जाम है। अगली बात जो मैं करना चाहूंगा वो शायद इस तरीके से है कि ये इसका जो इम्पैक्ट है ना, वो इम्पैक्ट इकोनॉमिक टर्म्स में, रुपए पैसे के टर्म्स में नहीं, इसका बेनिफिट जो है वो कोई
जाती मफाद की बात नहीं, ये तो पॉलिटिकल मफाद की बात है। ऐसे ही है। और क्या ये सिलसिला यहीं शुरू हुआ? नहीं, आप याद कीजिए कि इससे पहले भी एक अटेम्प्ट हुई और वो थी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आपने सबोटाज करने की कोशिश की। ठीक है। और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है, इसमें आपको आइन शिकनी का मुर्तकब करार दिया गया। ठीक है। तो इसमें भी आइन का जो हल्फ है उसकी आपने खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए। तो ये क्यूमुलेटिव बात है और ये जो ट्रायल है आखिर को ये होना ही था। जी ऐसे ही, ऐसे ही। अशरफ साहब, मैं मियां दाऊद साहब के पास जाना चाह रहा हूँ। मियां साहब, मुझे बताइएगा कि एक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का हलफ हो, एक वज़ीर का हलफ हो, उसमें ये वाज़ेह है कि बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर मेरे पास कोई ऐसी चीज़ आएगी, ये मेरे पास कोई ऐसा राज होगा तो मैं उसको अफशा नहीं करूँगा। तो ये तो सारा केस ही राज अफशा करने का और जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट था उसको जो है वो लहराने का था। बिल्कुल, जैसे अशतर उसाफ साहब ने इसकी वजाहत की, सेक्शन 5 की लैंग्वेज अगर आप पढ़ लें तो ये केस उससे बिल्कुल रिलेट करता था, क्योंकि आपके पास एक डॉक्यूमेंट आया, वो जिस तरह का भी डॉक्यूमेंट था, आप वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत आपने उसको मिस यूज नहीं करना था, जी जी, मिस कम्युनिकेट नहीं करना था, मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में नहीं फैलानी थी। ये सादा सा एलिगेशन था और इस एलिगेशन के सपोर्ट के अंदर फेडरल गवर्नमेंट ने इनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज किया। उसकी सारी एविडेंस आई हमने चंद दिन पहले ये एक खबर सुनी थी कि इमरान खान साहब ने जब आजम खान का बयान रिकॉर्ड करवाया, अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, तो इमरान खान साहब ने उन्हें थपकी थी और कहा था कि तुमने बड़ा अच्छा बयान रिकॉर्ड करवाया। ये खबर हमने टीवी चैनल्स के ऊपर देखी थी। तो फिर आज इमरान खान साहब और उनके वुकला जो है वो क्यों इस बात से नाराज हो रहे हैं कि हमें जो है वो सजा जो है वो गलत सुनाई गई है? जब अदालत ने आपको मौका दिया और आप ये समझ रहे थे कि जब आप हुकूमत में थे और हुकूमत में रहते हुए जिस तरीके से आपने ताखीरी हरबे इस्तेमाल करके फॉरेन फंडिंग केस का फैसला जो है वो ताखीर का शिकार किया, तोशा खाना ट्रायल का केस का फैसला ताखीर का शिकार किया था, अब आप चाहते थे कि आप वही हरबा, वही टेक्निक जो है वो इस केस में भी इस्तेमाल कर सके। लेकिन चूंकि इसमें डे टू डे ट्रायल का आप कह लें हुक्म हुआ था, या आप कह लें कि जेल के अंदर जेल ट्रायल का हुक्म हुआ था और वहां पर आप डिले कर नहीं सकते थे, तो इसलिए अब आप ये ऑब्जेक्शन रेज कर रहे हैं कि जल्दबाजी क्यों की गई। जल्दबाजी करने की मुमानत कहां पर लिखी हुई है कि जल्दबाजी नहीं की जा सकती? अगर एक कोर्ट ये समझती है कि मैं एक दिन में एक केस का फैसला सुनाना चाहती हूं तो वो सुना सकती है। हमने माजी में इसकी मिसाल देखी है। जब ठीक है, हमें ज्वाइन किया अभी हसन रज़ा पाशा साहब ने, माहिर कानून है, उनसे बात करेंगे। हसन साहब, मुझे बताइएगा सर कि मामला है कस्टोडियन का कि एक डॉक्यूमेंट आया, एक साइफर टेलीग्राम आती है अमेरिका से, वर्किंग लंच की जो है वो साइफर था, उसे डिकोड किया गया, वज़ीर आज़म को पेश किया गया और वज़ीर आज़म ने कहा गुम हो गया। तो ये एक वज़ीर आज़म को ज़ेब देता है कि एक डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो कहे कि मुझे गुम हो गया। बड़ी आसान सी बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बड़े अहम जो हैं वो एडमिटेड फैक्ट्स हैं। एक कि साइफर आया जी और डिकोड करके प्राइम मिनिस्टर को हवाले किया ठीक गया। है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि उन्होंने भरे मजमे में, तमाम जलसा-ए-आम में तमाम मीडिया भी मौजूद है, पूरी कौम देख रही है, उन्होंने एक कागज़ को लहराया और कहा कि ये साइफर है और इसमें धमकी है। फिर एक ऑडियो लीक भी आई उस वक्त और ये कहा गया कि मैं इस पे खेलूँगा और वो खूब खेले भी। और मैं समझता हूँ कि उनका बयानिया अप्रैल 2022 के बाद इस साइफर की वजह से इतना बना कि अभी तक वो कायम है अभी तक। दूसरी जो सबसे अहम बात है, मैं समझता हूँ कि जिसको अभी तक जो है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा, वो है जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के, अमेरिका के, उनकी जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मजीद साहब की उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये कहा कि ये डिस्प्लेयर शो किया अमेरिकन गवर्नमेंट ने जी, हमसे मांगा कि वो हमें वो डॉक्यूमेंट दें जो लहराया गया है जी। नंबर 3 ये कि इसकी वजह से पाकिस्तान के और अमेरिका के तल्लुकात ख़राब हुए हैं। ये वो चीज़ है जिस पे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की प्रोविजन लगती है। ठीक है कि उनको एक तो
करके डी मार्च रोज़ाना होते हैं, आपको पता है ऐसे ही है कि हर दूसरे दिन हम सुनते हैं, कभी अफ़गानी सफ़ीर को बुला के डी मार्च किया जाता है, कभी इंडियन सफ़ीर को, कभी वो होते रहते हैं। लेकिन कभी किसी ने ये आउट नहीं किया कि जो एब्स्ट्रैक्ट है किसी साइफर का, उसको आउट नहीं किया। वो एक मैं समझता हूँ कि फॉरेन जो सर्विस के जो पैरामीटर्स हैं, वो तो आता है खुफिया कोड में है जी, उनको मद्देनजर रखा जाता है उसको कि कहीं गैर जिम्मेदार स्टेट का जो है वो स्टेटस मुल्क को ना मिले, लिहाजा वो चीज़ें आउट नहीं की जा सकती। हो सकता है कोई और ज़्यादा धमकी अमेज भी किसी ने किए हों, लेकिन उसको आउट नहीं किया जा सकता। वो सर्टन रीजंस कि आपने दुनिया आलम को ये बताना है कि हम जिम्मेदार स्टेट हैं और हम ये इस तरह की चाइल्डिश एटीट्यूड नहीं कर सकते। तो ये दो चीज़ें मैं समझता हूँ कि एक साइफर का आना, डी कोड होना, इनके हवाले करना, और फिर वो आज भी 342 की स्टेटमेंट में जो आपका मीडिया बता रहा है कि वो गुम हो गया, उन्होंने पूछा, और यानी कितनी आसानी से कह रहे हैं, इतनी अहम जो दस्तावेज है और वो अमेरिकन अखबार में छप गई। बिल्कुल। तो ये चीज़ें, दो चीज़ें जो हैं ये बड़ी अहम है। बाकी जो इसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, जो तरीका कार किया गया, अदालत ने जिस तरह किया। भाई साहब मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर अशरफ साहब ने एक बड़ा अहम नुक्ता उठाया है। उन्होंने कहा कि ये नहीं कहा जा रहा कि ये केस झूठा था, वो ये कह रहे हैं कि हमें ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। इस पर बात करेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।